हमारी पुप्पी जान को तो बुढ़ापे ने ऐसे आ लिया जैसे किस्मत के मारों को बैठे बिठाए मर्ज आ दबोचता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बाज लोग अचानक कैसे बूढ़े हो जाते हैं। आंधी धांधी जवानी आती है, बुढ़ापा तो धीरे धीरे संभल कर आया करता है, लेकिन पुप्पी जान बूढ़ी नहीं हुई। बुढ़ापे ने उन्हें आनन फानन आ दबोचा। जवानी, जवानी से बुढ़ापा। जिस वक्त वहां से चले हैं तो उस वक्त वो अच्छी खासी थी। गोरी चिट्टी, काले काले चमकीले घने भाल, गट्ठा हुआ दोहरा बदन, भरी भरी कलाइयों में शीशे की चूड़ियां, पिंडलियों में तंग पाजामे का ये हाल कि अब मस्का। लिबास उन्होंने हमेशा उजला पहना। वसले की जूतियां भी ज्यादा पुरानी नहीं हो पाती थीं कि बदल जाती थीं। हाँ, ये जरूर है कि नई जूती की एड़ी दूसरे तीसरे दिन ही पटक जाती थी। बेतहाशा पान खाती थीं और बेतहाशा बातें करती थीं। मोहल्ले के लड़ने वालियों की सफी अव्वल में उनका शुमार था। लड़ने पे तो बस उधार खाए बैठती रहती थीं और उधार उन्हें खूब मिलता था। जरा सी बात हुई और बिखर पड़ी। तबीयत में रंगीनी थी, लेकिन ना ऐसी कि उछाल छक्का कहलाएं। बस यही था कि खुलकर बात करती थीं और बेसाख्ता हंसती थीं। हाँ, मैं एक बात और बताता चलूं, पुप्पी जान मेरी सगी पुप्पी नहीं है। अपनी वालदा का फिक्रा अगर मुझे गलत याद नहीं है तो वो मेरे मरहूम वालिद की चचाजाद या खालाजाद या शायद पुप्पीजाद भाई की बेटी हैं। हमारे खानदान में सब छोटे उन्हें पुप्पी जान ही कहते हैं और शायद मेरी तरह किसी को भी ये मालूम नहीं कि उनसे उनका क्या रिश्ता है। वैसे खानदान में सब इनका पास भी करते हैं और इनसे डरते भी हैं। फसादात के मारों की गंवर दिल के साथ साथ हम चलने लगे तो पुप्पी जान से खानदान के एक एक शख्स ने इसरार किया कि पाकिस्तान चली चलो, मगर उनके दिमाग में तो ये समा गई थी कि अगर वो चली गई तो इमाम बाड़े में ताला पड़ जाएगा। खैर, ये बात ठीक ही है। आज़ादारी की सारी जिम्मेदारी अब तो उनके सर है ही, लेकिन पहले भी उसका इंतजाम वो ही करती थी। दरअसल हमारा जद इमाम बाड़ा उस घर का एक हिस्सा है जहां पुप्पी जान के घर में मेहमानी खानदान के जो लोग सरकारी मुलाजिमतों पर करीब दूर के शहरों में गए होते थे उन दिनों जरूर घर का पहरा लगाते थे, और जिसको कहीं ठहरने की जगह ना मिलती थी वो पुप्पी जान के यहाँ जाकर डेरे डाल देता था। हाँ, मेरे लिए ये पहला मौका था कि मैं उनके घर जाकर ठहरा। बात यह है कि मेरी खालाएं और मामियां इतनी थीं कि मुझे ये तय करना दुश्वार हो जाता था कि किसके यहाँ जाकर ठहरूं। जिसके यहाँ ना ठहरो उसी के बुरे बनो। मैंने तो तंग आकर ये दुआ मांगनी शुरू कर दी थी कि अल्लाह मियाँ मेरी खालाओं, मामियों और चाचियों की तादाद में थोड़ी सी कमी कर दे। वो कम तो ना हुई, तितर बितर हो गईं। बहरहाल दुआ कबूल हुई, लेकिन मसला फिर भी जहाँ का तहाँ रहा। मुझे यहाँ से चलते वक्त एक मर्तबा फिर ये सोचना पड़ा कि ठहरना कहाँ है, और इस दफा सिवाय पुप्पी जान के घर के और कोई ठिकाना ही जहन में न आया। मैं अभी क्या कह रहा था कि पुप्पी जान बूढ़ी हो गई हैं। मैं उन्हें देखकर चकरा सा गया। बिल्कुल ढल गई हैं। बाल खिचड़ी, चेहरे पर झुर्रियां, नीचे के 2 दांत झड़ गए हैं। सफेद दुपट्टा और नंगी कलाइयां रांडा पे के तुफेल हैं, वरना पहले तो वो रंगा चुना दुपट्टा ओढ़े रहा करती थी और शीशे की रंगीन फंसी फंसी चूड़ियां उनकी कलाइयों में खनखनाया करती थी। सरोता पे मुझे याद आया कि पुप्पी जान का पान छालिया का खर्च अब बहुत कम हो गया है। उनके घर बीबियों का वो जमघटा भी तो नहीं रहता। पान छालिया का खर्च आप से आप कम होगा। अब उनका सरोता भी कम चलता है और जबान भी कम चलती है। मैं हंस के कहने लगा, पुप्पी जान आप तो बिल्कुल बदल गईं। किसी से अब लड़ाई नहीं होती। पुप्पी जान तो कुछ ना बोली। उनकी ना बोलने पे मुझे भी खासी हैरानी हुई। हाँ, शमीम बोल उठी, लड़े किससे? भंडिलियां तो पाकिस्तान चली गईं। शमीम सच कहती थी। अब तो अड़ोस पड़ोस में शरणार्थी ही नजर आते हैं। बराबर के मकान में पहले पिंडरावाल वाली रहती थी। पुप्पी जान की या तो उससे लड़ाई ठनी रहती या गाड़ी छनती थी। अब वहां एक सरदानी रहती है। उससे पुप्पी जान यूं भी एक जरा दब कर बात करती हैं। फिर बड़ी दिक्कत यह है कि सरदारनी ठेठ पंजाबी बोलती है और पुप्पी जान उर्दू मुहावरे से इनहराफ नहीं करती। कभी कभी हक हमसाएगी अदा करते हुए सरदारनी टूटी फूटी उर्दू में बात कर लेती है और पुप्पी जान एक आधा लफ्ज पंजाबी का भी इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन ये तो समझौते की बात हुई।
और लड़ाई समझौतों से नहीं लड़ी जाती। सरदारनी का जिस्म अब ढल गया है, लेकिन लव अब तक देता है। अजीब बात है कि सरदारनी के लौंडे को ये चमक दमक जरा भी वर्षे में नहीं मिली है। वो घोरा चिट्टा जरूर है, मट्टी में भी नहीं खेलता, लेकिन इसके चेहरे पे वो शादाबी फिर भी नजर नहीं आती जो इस उम्र के बच्चों के चेहरे पर खिलती नजर आया करती है। शायद ये शादाबी और चमक दमक का सारा किस्सा मट्टी ही का किस्सा हो। सरदारनी का बच्चा इस मट्टी को बोबास से गालिबन अभी मानूस नहीं हुआ है। वैसे ये मानूस और नामानूस का सवाल है टेढ़ा। अब मैं ही हूँ, मुझे ये मोहल्ला मानूस भी नजर आता है और अजनबियत का एहसास भी होता है। असल में अपने मोहल्ले का रंग ढंग अजीब ढब से बदला है। इसके किस्से से नींदें ना उड़ी, मगर है वो अजब तौर की ही कहानी। पहली नजर में तो तब्दीली का एहसास खुद मुझे भी नहीं हुआ था। मैं सुबह मुंह अंधेरे घर पहुंच गया था। उसे भी अजब बात ही कहना चाहिए कि दुनिया बदल गई। मोहल्ले का बल्कि हमारे पूरे नगर का तौर बदल गया। लेकिन रेल का वक्त अब भी वही है। रेल अब भी वहां तड़के पहुंचती है। रेल का वक्त नहीं बदला और स्टेशन वाली सड़क नहीं बदली। मैंने जब से होश संभाला है दोनों को एक ही वजह पर देखा और अब भी दोनों की वही वजह नजर आई। सड़क खस्ता पहले ही थी, अब और खस्ता हो गई है। कई मर्तबा तो ये हुआ कि ये पता ही न चला कि आगे बढ़ रहा है कि पीछे हट रहा है। सामने कई इक्के और भी चले जा रहे थे। सुबह के धुंधल के और उड़ती हुई गिर्द में वो भी बस यूं नजर आते थे कि चल नहीं रहे हैं बल्कि चुर्क खा रहे हैं। कभी कभी हमवार सड़क आ जाती और सब इक्के पूरे रफ्तार से दौड़ने लगते। इनके पहियों के शोर से बेहंगम और मीठा मीठा तरन्नुम पैदा होता और पूरी फिजा पे छा जाता। फिर पहिया अचानक धम से किसी घड़े में गिर पड़ता और यूं मालूम होता था कि अब उल्टा और अब उल्टा। सड़क से हटकर टेलीग्राफ के तार पर एक शामा चिड़िया इस कैफियत से अपनी नन्ही सी दुम को गर्दिश दे रही थी गोया उसमें किसी ने पारा भर दिया है। लबे सड़क एक शीशम का घना पेड़ खड़ा था जिसके सारे पत्ते चिड़ियों के मिठास भरे शोर से बज रहे थे, लेकिन चिड़िया कहीं नजर ना आती थी। इक्का फिर तेजी से चलने लगा। मिठास भरा शोर धीमा पड़ता गया और सुबह के उमड़ते हुए धीमे राग में हल हो गया। हवा में एक महक पैदा हो चली थी। सड़क से लगे हुए मिठन लाल के बगीचे थे जहां बेला चंबेली के दरख्त सफेद सफेद फूलों से लदे खड़े थे। उनसे वरी एक नीम के नीचे रहट चल रही थी। चबूतरे पर लाला मिठन लाल खड़े थे, नंगे पैर नंगे सर, बदन पे लिबास के नाम एक बदरंग धोती, गले में सफेद डोरा, एक हाथ में पीतल की घड़ी, दूसरे में नीम की दातों। लाला मिठन लाल के तौर अतवार में जरा भी तो फर्क नहीं आया है। इसी अंदाज से सवेरे मुंह अंधेरे टुट्टी और अशनान को घर से निकल बगीचे पहुंचते हैं। जंगल से वापसी पर रेत पे बैठकर पीली मट्टी से गढ़ई मांजते हैं, नीम की दातों करते हैं और जितनी दातों करते हैं उतना ही थूकते हैं। लाला मिठन लाल की बगीचे से बस जरा आगे बढ़कर आबादी शुरू हो जाती है। बाजार भी बंद था। हाँ, मोती हलवाई की दुकान खुल गई थी, लेकिन चूल्हा अभी गर्म नहीं हुआ था। जलेबियों और कचौरियों के इब्तिदाई इंतजामात हो रहे थे। दुकान के सामने झूठे दोनों कुल्हेड़ों और आला बला का एक ढेर पड़ा था जिस पे एक दो कुत्ते बड़ी बेदिली से मंडला रहे थे। मेहतरों ने झाड़ू का सिलसिला अभी बंद नहीं किया था। सड़क पे जा बजा गिर्द उड़ रही थी और अपनी गली की नकड़ पे तो इतनी गर्द थी कि थोड़ी देर तक कुछ नजर ही नहीं आया। बस एक धुंधला सा साया हरकत करता दिखाई देता था। इक्का जब बिल्कुल करीब पहुंच गया तब मुझे पता चला कि ये झालू मेहतरानी है। उसने मुझे बड़ी रोहानियत से देखा और फिर झाड़ू देने में मसरूफ हो गई। मुझे उसकी इस रोहानियत पे 5-6 साल पहले वाला जमाना याद आ गया। मैं और वहीद अक्सर अलीगढ़ से इसी गाड़ी से आया करते थे और हर मर्तबा झालू मेहरतानी इसी अंदाज से झाड़ू देती नजर आती। रोहानियत से हमें देखती और फिर झाड़ू देने लगती। वहीद आजकल कराची में है, लेकिन कराची जाकर उसने तो ऐसा चूल्हा बदला है कि ठेठ पाकिस्तानी नजर आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है और गुल छड़े उड़ाता है। पिछले साल इत्तेफाकन उससे मुलाकात हो गई थी। बड़ी गर्मी में बातें करता था। कराची की रौनक के कसीदे, तिजारत की नीरंगियों का अहवाल वो कहता रहा, मैं सुनता रहा। उसके नए रंग को देखकर तो मैं हक्का हक्का रह गया। मोटर की सवारी पर मुनहसर नहीं,
वहीद का तो चूल्हा ही बदल गया है। अमरीकी तर्ज की बुशर्ट और पैंट तो जाहिरी ठाट बाट हुए। उसका तो बात करने का लहजा तक बदल गया है। बंदरगाह कराची की हवा की तासीर से मैं ना वाकिफ नहीं हूँ। वहाँ मुहाजिर इसी तरह चूल्हा बदलता है। वो या तो किसी फुटपाथ पे डेरा डाल देता है और समंदर की निम हवाओं के सहारे जीता है, या फिर छेला बनकर मोटरों में घूमता है। लेकिन वहीद की नई वज़ाकता देखकर मुझे वाकई बहुत ताज्जुब होता है। मेरा ये अकीदा रहा था कि जिसे अलीगढ़ नहीं बिगाड़ सकता उसे दुनिया की कोई बुराई नहीं बिगाड़ सकती। मैं और वो अलीगढ़ 1 साल के फर्क से पहुंचे थे। बात ये हुई कि मैं मैट्रिक में 1 साल लुढ़क गया था। 1 साल बाद जब मैं अलीगढ़ पहुंचा तो वहीद में मुझे जरा भी तब्दीली नजर न आई। एक मैली काली अचकन के सिवा और कोई नई चीज उसे अलीगढ़ से तोहफे में नहीं मिली थी। अब भी उसी मेहनत उसी ज़ौक़ शौक से पढ़ता था। वहीद को हमारी पुप्पी जान ने ही पढ़ाया लिखाया है। किस्सा असल में ये था कि वहीद की शमीम से मंगनी हुई थी। उसे मामूली मंगनी भी नहीं कहना चाहिए। यूं अब मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं यही कहूँगा कि कम वक़्त को शमीम से इश्क था। इसके लिए मेरी दलील ये है कि अगर ये मामूली लगाव होता तो अलीगढ़ में जाकर उसका जोर टूट जाता। अलीगढ़ में यारों का अजब दौर था। जिस लड़के ने इम्तिहान के 1.5-2 महीने किसी लड़की को ट्यूशन पढ़ा दिया, उससे अपनी लगावट का ऐलान कर दिया। जो लड़का किसी नए तालिबे इल्म के साथ 3 दिन मीरस रोड पर घूम लिया, उसकी खबर मुश्तहर कर दी। अलीगढ़ में इश्क का चर्चा ज्यादा था। लेकिन वहीद ने लड़कियों के ट्यूशन किए और मुसलसल किए, लेकिन अपनी आन कायम रखी। हफ्ते की छुट्टी आई और वो अलीगढ़ से रस्सा तुड़ा कर भागा। इधर शमीम भी शायद उसकी बाट ही देखती रहती थी। मैं तो जब भी वहीद के साथ गया, इस गली के गुजरते वक्त यही देखा कि ऊपर की खिड़की से कोई झांक रहा है। शमीम इतनी हसीन और जमील तो ना थी कि उसे हूर और परी कहा जाए, लेकिन इसमें एक अजब सी कशिश जरूर थी। चेहरीरा बदन, लंबा कद, खिलता हुआ रंग, आंखें। मुझे उन आंखों का जिक्र जरा ज्यादा जोश से करना चाहिए। अगर उसकी आंखें ऐसी ना होती तो वो मामूली शक्ल व सूरत वाली लड़कियों में शुमार होती। शेर और अफसाना किस्म की चीज़ों से मुझे चूंकि कोई रुबत नहीं है, इसलिए मेरे जहन में कोई खूबसूरत तशबीह नहीं आ रही। बस कुछ ऐसा तासुर पैदा होता था कि कीड़े से भरी 2 पालियां हैं जो छलक जाने को हैं। इसकी पतलियां गर्दिश करती हुई नहीं बल्कि तैरती नजर आती थीं। मैंने उसे कई मर्तबा शलवार पहने भी देखा है, लेकिन शलवार तो वो शौकिया पहन लिया करती थी। इसका रोजमर्रा का लिबास ढीला पाजामा था, और वाकई ये है कि ढीला पाजामा उसके चेहरे बदन और लंबे कद पे खूब भपता था। फूलों की बड़ी शौकीन थी। गर्मियों में सुबह के वक्त में जब भी पुप्पी जान के यहाँ गया, यही देखा कि शमीम बैठी बेले के फूल गो रही है। जितने फूल कानों में पहन सकती थी कानों में पहन लेती थी, बाकी के गजरे परोकर कोड़े कोड़े घड़ों पर फैला देती थी। मैंने अगर माजी का सेगा इस्तेमाल किया है तो उससे कोई गलत फहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। शमीम जिंदा है। असल बात यूं है कि मुझे अपना ये पूरा मोहल्ला ही माजी का सीगा नजर आता है। अब शमीम को मैं इससे कैसे अलहदा समझूं? और फिर अब शमीम में वो बात भी तो नहीं रही। इसमें जो अजब किस्म की लहक थी, उसने एक धीमी धीमी हजनिया कैफियत की शक्ल अख्तियार कर ली। शमीम अब खासी झटक गई है। इसका छेरीरा जिस्म कुछ और ज्यादा छेरीरा नजर आने लगा है। चेहरा भी सौंध गया है और उसकी आंखों की शादाबी से वो केवड़े वाली कैफियत अब पैदा नहीं होती। ये अलग बात है कि उसके जिस्म की महक कम नहीं हुई है, उसकी आंखों से अब कुछ और ही कैफियत पैदा होती है। मैं उसके लिए अफसरदगी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसकी आंखों की इस नई कैफियत के सिलसिले में मुझे ये लफ्ज कुछ हामियाना सा नजर आता है, लेकिन क्या जरूरी है कि मैं कोई तड़शा या लफ्ज इस्तेमाल ही करूं? दरअसल इस घर की पूरी फिजा में अब एक अजीब सी कैफियत रच गई है, जिसे मैं लफ्जों में ठीक तौर पर बयान नहीं कर सकता। पुप्पा का इंतकाल हमारे जाने के थोड़े दिन बाद ही हुआ था। शायद इस घर का तौर इसी वजह से बदल गया है। हमारे पुप्पा अच्छे खासे जमींदार थे। उनके जमाने में घर में तरकारियों की वो रेल पैल रहती थी कि पुप्पी जान मोहल्ले वालियों पे खूब इनायत करती थी, और फिर भी तरकारी बहुत सी सूख जाती थी। खरबूजों की फसल पे ये आलम होता कि पुप्पी जान के घर का आंगन बसंती हो जाता, और इधर मी का छींटा पड़ा।
उधर खरबूजों की आमद बंद और आमों के टोकरों की आमद शुरू। बूंदाबांदी का आलम है। सहन में पानी से भरे टब रखे हैं और उसमें आम पड़े हैं, लेकिन अब तो पुप्पी जान के आंगन में झाड़ू सीधी रहती है। ना खरबूजों की छिलके नजर आते हैं, ना आमों की गुठलियां दिखाई देती हैं, ना गोभी और मूली के पत्ते बिखरे होते हैं। सुबह के वक्त फूलों के आने का दस्तूर भी बंद हो गया है। शमीम के कानों में बस 2 हल्के फुल्के रुपैली बूंदे हलकूरे खाते रहते हैं। पुप्पी जान के लिबास में तो खैर नुमाया फर्क पैदा हो ही गया है, लेकिन शमीम भी अब इतनी उजली नहीं रहती। इस तब्दीली से कतआ नजर मुझे तो शमीम को वहां देखकर ताज्जुब सा हो रहा था। मेरे जहन में यही बात थी कि शमीम की शादी हो गई है और वहीद के साथ कराची में है। मैं यही तस्वर कर लेता कि शमीम कराची से आई हुई है, मगर उसके चेहरे पे भी तो उस आसूदगी का कोई निशान नजर ना आता था जो शादी के बाद लड़कियों के चेहरे पे पैदा हो जाया करती है। मैंने मौके पर बात छेड़ी दी। पुप्पी जान, वही तो आजकल कराची में है ना? पुप्पी जान उस वक्त गेहूं साफ कर रही थी। सहन में छोटा सा टाट बिछा था, उस पे गेहूं का एक ढेर पड़ा था और पुप्पी जान झाज में थोड़े थोड़े गेहूं डालकर फटकती, बेंटें और अलग एक ढेर लगाती जाती। मेरे फिक्रे का इन पे कोई शदीद रद्द अमल तो नहीं हुआ। वो उसी तरह कनकरियां बीनती रहीं। हाँ, लहजे में फर्क जरूर पड़ गया। लहजे की ये कैफियत गुस्से और अफसरदगी के बेन बेन थी। कहने लगी, खाक डालो कम बखत पे, हमारी बला से वो कहीं हो। मैं और चकराया। पहले तो मैं चुप रहा कि पुप्पी जान खुद ही खिलेंगी, लेकिन वो तो उसी तरह गेहूं के ढेर पे झुकी रहीं। फिर मैंने ही बात चलाई, तो शमीम। पुप्पी जान मेरी बात काटते हुए बोली, अरे भैया, उसने तो कराची जाके तोते की तरह आंखें फेर ली। कोई चलती फिरती मिल गई, उससे ब्याह कर लिया। उन्होंने झांच उठाया और आहिस्ता से 2 दफा गेहूं फटक कर फिर कनकरियां बीननी शुरू कर दी। कनकरियां बीनते बीनते इसी तरह जहाज पे नजरें जमाए हुए वो फिर बोली, डूबा हमारा तो लहना ही ऐसा है। बेटे को पढ़ाया लिखाया, पाला परवरिश किया और उसने हमारे साथ ये दगा की। यहां से कह के गया कि कराची जाते ही खत भेजूंगा। ले भैया, उसने तो वहां जाके ऐसी कैंचली बदली, दुनिया भर के फैल करने लगा। पुप्पी जान चुप हो गईं। उनकी नजरें इसी तरह गेहूं की ढेरी पे जमी हुई थीं। ढेरी के दानों को आहिस्ता आहिस्ता फैलाती, करेदती और कनकरियां चुन के एक तरफ फेंकती जाती। कनकरियां चुनते चुनते वो फिर आहिस्ता से ठंडा सांस भरते हुए बोली, खैर, हमने तो जैसा किया हमारे आगे आएगा। और उन्होंने झांच में गेहूं डाले और जोर से फटकने शुरू कर दिए। कमबख्त गेहूं में नरा कोड़ा है, आधे जो मिले हुए हैं, और उन्होंने जोर जोर से गेहूं फटकने शुरू कर दिए। मेरा वहां 1 हफ्ते कयाम रहा, मगर फिर कभी ये जिक्र नहीं निकला। दुखते हुए घाव पे एक मर्तबा में उंगली रख चुका था, दोबारा उसकी जुर्रत न हुई। पुप्पी जान ने खुद ये जिक्र छेड़ा नहीं, मगर ऐसा भी नहीं है कि वो उसे भूल बसर गई हो। उनकी चुप चुप उनके पूरे तर्ज अमल से ये जाहिर होता था कि ये फोड़ा हर वक्त दुखता है, दर्द करता है। शमीम उस हद तक तो मुतासिर नहीं मालूम होती थी। उस घर की चहल पहल न जाने कहाँ रुखसत हो गई थी। घर में सारे दिन खामोशी सी छाई रहती, बातें होती तो खामोशी का तासुर और गहरा हो जाता। पुप्पी जान अक्सर बेमाना तौर पर बावर्ची खाने से सहन में और सहन से कमरे में जाती और ख्वामख्वाह की मसरूफियतें पैदा करती, और यूं मालूम होता कि ये पुप्पी जान नहीं है। पुप्पी जान का साया इस घर में मंडला रहा है। मुझे खफकान होने लगता और मैं बाहर निकलता। बाहर गली में शरणार्थियों के साए चलते फिरते नजर आते और खामोश गली बदस्तूर खामोश रहती। उसे परमिट सिस्टम की सितम जरीफी से भी ताबीर किया जा सकता है। वैसे मैं उसे इत्तेफाकी कहूंगा कि वहां से मेरी रवानगी ठीक 1 मुहर्रम को हुई। ये पिछले साल की बात है। पिछले साल चांद 29 का हुआ था। 29 को सारे दिन पुप्पी जान और शमीम इमाम बाड़े की झाड़ पहुंच में मसरूफ रहीं। शमीम को मजलिसों, ज़ियारतों और नोहे मर्सिये से पहले ही बड़ा लगाव था, लेकिन अब तो यूं मालूम होता है कि उसने अपने को आज़ादारी ही के लिए वक्फ कर दिया है। किस इन्हिमाक से वो सारे काम कर रही थी। पुप्पी जान ने तो बस वाजिबी काम किया,
बाकी इमाम बाड़े को पोतने, आलमों को धोने, पाक करने, सजाने और झाड़ फानूस के झाड़ने साफ करने के सारे काम शमीम ही ने किए। मैं हैरान रह गया। इस काम में न जाने कौन कौन पुफी जान का हाथ बटाता था और आज सारा काम शमीम कर रही थी। मैं तीसरे पहर को बाहर निकल गया। कदम मखवा मखवा स्टेशन की तरफ उठ गए। प्लेटफॉर्म पे खामोशी छाई हुई थी। पटड़ी के दरे दरख्तों पे कहीं कहीं मुरझाई हुई धूप फैली दिखाई देती थी। एक दरख्त पे बहुत से कौवे बैठे थे जो मुसलसल शोर किए चले जा रहे थे। कभी कभी कोई कौवा घबराहट से आलम में शाखों से निकलकर फिजा में बुलंद होता और बैठे हुए कौवों की मुजाहमत के बावजूद फिर उसी शाख पे बैठने की कोशिश करता और कामयाब रहता। मुझे ख्याल आया कि आज गालिबन चांद रात हो जाए। मुहर्रम की तकरीब से लोगों को आना चाहिए। पहले तो हर साल यही होता था कि चांद रात हुई, पर देश में गए हुए लोगों के आने का तांता बंध गया। इतनी देर में रेल के आने की घंटी बजी। थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म की खामोश फिजा में एक गहमा गहमी हो गई। गाड़ी आई, चंद मिनट ठहरी, आने वाले उतरे, जाने वाले सवार हुए। जानी पहचानी सूरत बराजने वालों में दिखाई दी ना सुधारने वालों में। गाड़ी रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म खाली होने लगे। मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर घर की तरफ हो लिया। शाम हो चली थी। दिन का उजाला मध्यम पड़ा जा रहा था। ताशों की आवाज ने गली की फिजा में हल्की सी गर्मी पैदा कर दी थी। कल्लू और शराफत ताशा बजा रहे थे। कल्लू जूते बनाने का काम करता है और शराफत आजकल चंगी की चौकी पे मुंशी लगा हुआ है। बरमे सी कमीजें, गले में ताशे, हाथों में कमचियां। तीसरा ताशा शराफत के छोटे भाई के गले में था, मगर उसकी कमची बार बार गलत पड़ती थी और ताशे की बनी बनाई गत बिगड़ जाती थी। मैं सोच रहा था कि अभी ताशा बजना शुरू हुआ है, घर से और लोग निकलेंगे, किसी के गले में ताशा होगा, कोई महज देखने वाला होगा और फिर एक लंबा जुलूस बन जाएगा जो गलियों और मोहल्लों में गश्त करता हुआ सारे इमाम बाड़ों में पहुंचेगा और मुहर्रम की आमद का ऐलान करेगा। हर साल यही हुआ करता था, मगर बहुत देर हो गई और सिवाय चंद बच्चों की इस मुख्तसर ग्रोह में कोई इजाफा ना हुआ। एक बड़े मियाँ कहीं बाहर से लाठी टेकते हुए आ रहे थे। ताशों को सुन के रुके। पूछा, भाई मुहर्रम का चांद दिख गया? हाँ जी दिख गया, एक छोटे से लड़के ने जवाब दिया। बड़े मियाँ ने ऐनक माथे पर बुलंद की। चंद मिनट तक ताशे वालों को तकते रहे और फिर लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गए और घर में दाखिल हो गए। रफ्ता रफ्ता कल्लू और शराफत के हाथ धीमे पड़ने लगे। वो आगे बढ़ लिए, आगे आगे शराफत और कल्लू पीछे। चंद बचे और ये जुलूस गली से निकलकर किसी दूसरी तरफ मुड़ गया। गली में फिर खामोशी छा गई। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो अंधेरा छा चुका था। इमाम बाड़े में रोशनी हो रही थी। झाड़ फानूस अपने इसी पुराने एहतमाम से जगर जगर कर रहे थे। फर्श पे जाजम बिछी थी जिस पे जा बजा सुराख हो रहे थे। मेज पे चढ़ा हुआ सी गिलाफ भी खासा बौसीदा नजर आ रहा था। उसके बाएं समत जो कालीन बिछा हुआ था वो बौसीदा तो नहीं, मैला जरूर हो गया था। शमीम अगरबत्तियां जला जलाकर ताकों के सुराखों में उड़स रही थी। सर से पैर तक सी लिबास पहन रखा था, सी ढेला पाजामा, सी जारजट का दुपट्टा। शीशे की नाजुक आसमानी चूड़ियां उतार दी थीं, लेकिन वो रुपहली बंदी उस तरह कानों में लहरा रहे थे। मुझे देखकर उसने आवाज दी, भाईजान अलमों की जियारत कर लो। दरवाजे में जूते उतारकर मैं अंदर दाखिल हुआ। अलम अंदर अज़ाखाने में सजे हुए थे जिसका दरवाजा मिंबर के बराबर खुलता है। मैंने काला पर्दा उठाया और अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगा कि गीली जमीन पे चल रहा हूँ। अज़ाखाने का फर्श कच्चा है, वो आज ही लेपा गया था। वहां अंधेरा तो नहीं था। चंद एक मोमबत्तियां ताकों में जल रही थीं। 2 जर्द सुर्ख मोमबत्तियां अलमों की चौकी पे भी जमी हुई थीं, लेकिन उनकी रोशनी को उजाला तो नहीं कहा जा सकता था। अलमों की चौकी पे मोमबत्तियों के बराबर मिट्टी की प्याली में लोबान सुलग रहा था। चौकी पे एक कतार में अलम सजे रखे थे। मुख्तलिफ कद की छड़ी, मुख्तलिफ रंग के पटके, मुख्तलिफ धातों के बने हुए मुख्तलिफ शक्लों के पंजे। कई एक अलमों पे फूलों के गजरे पड़े थे। एक सोने का छोटा सा अलम सबसे ज्यादा चमक रहा था। सोने का पंजा, सुर्ख रेशमी मलमल का पटका, चंबेली के फलों का नाजुक पतला सा हार,
अलग एक कोने में लकड़ी का एक काजू भोजू झूला रखा था। ये झूला 6 की शब को हमारे इमाम बाड़े से निकलता है। सब्ज, सुर्ख और सी टपकों में लिपटे हुए जगमगाते हुए अलम, मोमबत्तियों की हल्की धीमी रोशनी, लिपी हुई गीली मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू, लोबान से उठता हुआ हल्का हल्का खुशबूदार धुआं, इन सब चीजों ने मिलकर एक पुरस्कार सी फिजा पैदा कर दी थी। एक अजीब सी कैफियत मेरे हवास पर छाती जा रही थी। मैंने जल्दी से अलमों की ज़ियारत की और बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन शमीम ने टोक दिया, भाईजान दुआ तो मांग लीजिए। उस वक्त मेरे जी में न जाने क्या आई। मैं बेअख्तियार उसके करीब पहुंच गया और आहिस्ता से बोला, इन अलमों ने जब तुम्हारी दुआ कबूल ना की तो मेरी दुआ क्या कबूल करेंगे। शमीम एकदम से सर से पैर तक कांप गई। उसने फटी फटी आंखों से मुझे गौर से देखा और सहमी हुई आवाज में बोली, भाईजान आप तो बिल्कुल वाह भी हो गए। वो तेजी से बाहर निकल गई। अज़ा खाने से बाहर निकला तो क्या देखता हूं कि शमीम मिंबर की दूसरी तरफ एक ताक पे झुकी खड़ी है। पुश्त मेरी तरफ है और चेहरा तकरीबन आधा ताक के अंदर। एक हाथ में जली हुई मोमबत्ती, जिसे गालिबन इसलिए झुका रखा है कि मोमबत्ती के गर्म कतरे ताक में टपका कर इन पे मोमबत्ती को जमा दिया जाए, लेकिन मोमबत्ती की गरम गरम बूंदें ताक पे गिरने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता जाजम पे गिर रही थी। इमाम बाड़े से मैं आहिस्ता से निकल आया। ऊपर पहुंचा तो शायद पुफी जान मेरा इंतजार ही कर रही थी कि फौरन ही खाना लाके चुन दिया। मैं खाना खा रहा था और वो बराबर आ बैठी थी। अगर वो उस वक्त बहुत चुप चुप थी तो उसमें मेरे चौंकने की ऐसी क्या बात थी। मैंने उन्हें उन 7 दिनों में चौंकते किसी दिन देखा था जो उनकी खामोशी पे चौंकता। मैंने ध्यान नहीं दिया और खाने में मसरूफ रहा। थोड़ी देर में क्या देखता हूं कि पुफी जान घुटने पे सर रखे रो रही है। पुफी जान क्या हो गया? मैं वाकई घबरा गया और खाना वाना सब भूल गया। वो हिचकियां लेते हुए बोली, भैया अब तुम्हारे इमाम बाड़े में ताला पड़ेगा। आखिर क्यों ताला पड़ेगा? आप जो यहाँ हैं। मेरा आंट देखा क्या करूं? पुफी जान भराई हुई आवाज में कहने लगी, मर्दानी मजलिस बंद हो गई। ना कोई इंतजाम करने वाला था, ना कोई मजलिस में आता था। और भैया बुरा मानने की बात नहीं है, पाकिस्तान वालों ने ऐसा गजब किया है कि जब से सिक्का बदला है किसी ने फूटी कोड़ी जो मुहर्रमों के लिए भेजी हो। पुफी जान ने दुपट्टे से आंसू पहुंचे। उनकी रुकब खत्म हो गई थी। अब वो संभले हुए अंदाज में बातें कर रही थी, अगरचे इसमें हल्का हल्का दुख अब भी झलक रहा था। तुम्हारे पुप्पा जिंदा होते तो कोई बात ना थी, मगर अब तो खुद हमारा हाथ तंग है, हाथ पैरों से हाजिर हो। वो जरा चुप हुई, ठंडा सांस लिया और बोली, अब तो भैया मेरे हाथ पैर भी थक गए। शमीम का दम है कि इतना वतना इंतजाम हो जावे है, मगर शमीम हमेशा मेरे कूले से लगी थोड़ा ही बैठी रहेगी। पुफी जान बात करते करते रुक गई। वो फिर किसी ख्याल में खो गई थी, लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो फिर बोली। इनकी आवाज अब और धीमी पड़ गई थी और यूं मालूम होता था कि वो मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से कह रही हैं, जवान लोंडिया को कब तक लिए बैठी रहूं? कोई भरा भला लड़का मिले तो वहीं आ जाऊंगी, और क्या करूं? पुफी जान फिर इस कैफियत से खो गई। मैं क्या बोलता, चुप बैठा रहा। इतने में शमीम आ गई और इतने दबे पांव आई थी कि मुझे उसकी आहट भी तो ना हुई। बस वो अचानक आहिस्ता से पुफी जान के पास आ खड़ी हुई। शायद वो मुझसे आंख भी बचा रही थी। वो आहिस्ता से पुफी जान से बोली, अम्मी जी बीबियां आ गईं, चल के मजलिस शुरू करा दीजिए। और इस फिक्रे के साथ साथ उसने एकाएकी उड़ती सी नजर से मुझे देखा। उसकी आंखों में उदासी का रंग और गहरा हो गया था। सुबह रुखसत होना था। सुबह की रुखसत बड़ी तकलीफदेह होती है। सफर की फिक्र में रात भर नींद नहीं आती। मैं सवेरे ही से सो गया था, लेकिन 12 बजे के करीब फिर आंख खुल गई। नीचे इमाम बाड़े में मजलिस जारी थी और तो कुछ समझ में ना आता था, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक मिसरा जरूर सुनाई दे जाता था। आलम में जो थी फेस के दरिया वो कहाँ हैं? कई औरतें मिलकर पढ़ रही थीं, लेकिन शमीम की आवाज अलग पहचानी जाती थी। ये मर्सिया वो पहले भी बड़ी खुशगुलोई से पढ़ती थी, अब उसकी आवाज में ज्यादा सोज पैदा हो गया है। एक गुनूदगी की कैफियत फिर मुझ पे छाती चली गई। मैं न जाने कितनी देर सोया, शायद ज्यादा देर नहीं।
क्योंकि जब दोबारा आंख खुली है तो मजलिस अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, खत्म हो रही थी। कहीं बहुत दूर से, शायद ख्वाब की वादी से, सोज में डूबी हुई एक नरम और शीरीं आवाज आ रही थी। आलम में जो थे फेस के दरिया वो कहाँ हैं? आवाज में अब वो उठान नहीं थी, वो डूबती जा रही थी। फिर वो आहिस्तगी से खामोशी में घुलती चली गई। रात खामोश थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद जोर से किसी नोहे की आवाज हवा की लहरों के साथ बहकती हुई आ जाती और फिर कहीं खो जाती। अलबत्ता ताशों की मध्यम आवाज मुसलसल आ रही थी। शायद किसी इमाम बाड़े में मातम हो रहा था। नीचे हमारे इमाम बाड़े में भी सुकूत टूट चुका था और औरतों के आहिस्ता आहिस्ता मातम करने और आंसुओं से धुली हुई मध्यम आवाजों में हुसैन हुसैन का सिलसिला शुरू हो चुका था।